हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज डिस्कस करने वाला हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड बोर्ड का जो हायर सेकेंडरी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कौन से डेट पे है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ये सीट देखने के बाद। यदि आपको एडमिट कार्ड मिल चुका होगा, एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट के डिटेल्स मेंशन होंगे, तो प्लीज आप अपना एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट का जो डिटेल्स है उसको प्रॉपरली आप उसको देखिए, है ना। तो आपको पता चलेगा कि आपका किस डेट में कौन सा एग्जाम है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो 3 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है। 3 मार्च 2025 से आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है और ये पूरा 11 और 12 एक एक साल का था और 12 का जो एग्जाम अभी हो रहा है वो उन स्टूडेंट का है जो एक साल पढ़ के दिए थे, जिनका सेमेस्टर नहीं था। तो सेमेस्टर वाइज में इसके बाद जो एग्जाम होगा वो सेमेस्टर वाला एग्जाम होगा और अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सेमेस्टर वाले का नहीं है, क्योंकि इस बार जो कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, एचएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सेमेस्टर नहीं है। तो 3 तारीख को जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है। तो देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश होगा, यानी इंग्लिश ए उसका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगा, तो हिंदी का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। हिंदी ए मतलब फर्स्ट लैंग्वेज में यदि आपने सेलेक्ट करके रखा है, आपका हिंदी है, हिंदी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो आप उसको रखे होंगे। और जिसका इंग्लिश होगा वो इंग्लिश रखा होगा। सेकेंड चीज यहाँ पे ये है कि 3 तारीख के बाद 4 तारीख को एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 4 तारीख को कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं है, 5 तारीख को है। फिर 5 तारीख को फिर वैसे ये सेम है। यदि आपने इंग्लिश यदि आपने रखा होगा फर्स्ट लैंग्वेज में तो इंग्लिश ए है, तो इंग्लिश बी नहीं होगा, है ना। और यदि आपने हिंदी ए रखा है तो इंग्लिश आपका बी हो गया होगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश बी का एग्जाम देने वाले हैं। तो जो लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं और जिसका फर्स्ट लैंग्वेज सपोज हिंदी या बंगाली है, वो 5 तारीख को एग्जाम देने वाला है इंग्लिश बी का, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम 6 को है जो कि इकोनॉमिक्स का है। तो कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो 6 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाला है। उसके बाद 7 तारीख को आता है अकाउंटेंसी, मतलब कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। आप 6 तारीख को एग्जाम देके आएंगे और आपको अकाउंटेंसी का एग्जाम देना पड़ेगा जाके। 7 के बाद फिर 8 को है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बेस्ट ऑफ 5 में 4 सब्जेक्ट तो आपका हो गया, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, और अकाउंटेंसी 3 हो गया। इकोनॉमिक्स जो लोग मेन सब्जेक्ट में रखे होंगे तो उसके लिए 5वां सब्जेक्ट और क्या चाहिए, तो एनवायरमेंटल स्टडीज हो सकता है ना, या इकोनॉमिक्स हो सकता है, या कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरी ऑडिटिंग हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम जो है ना अलग अलग डेट में है। तो जिनका इकोनॉमिक्स है वो तो 6 तारीख को देंगे जाके, और जिनका ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, वो 8 तारीख को देंगे। उसके बाद 8 के बाद 9 को संडे पड़ जा रहा है, तो एक दिन का छुट्टी मिल गया। कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरी ऑडिटिंग का एग्जाम जो है वो 10 तारीख को है। और इसके बाद आपको 10 के बाद आपको फिर 11 को यदि बात करें तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यहाँ पे है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट तो लेते ही नहीं है। आर्ट्स के स्टूडेंट में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो 11 तारीख को एग्जाम नहीं है, 12 को भी नहीं है। 13 तारीख को यदि बात करें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं लेकिन प्योर मैथ्स सेलेक्ट करके रखते हैं, तो उनका मैथमेटिक्स का एग्जाम इस दिन में है। और यदि आपने मैथमेटिक्स नहीं लेकर रखा है तो फिर आपको 13 को भी एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि 13 को मैथ्स का एग्जाम है। वो स्टूडेंट जो लोग मैथ्स रखे हैं अपना प्योर सब्जेक्ट में, तो वो मैथ्स का एग्जाम जाके देंगे। 17 को डायरेक्ट एग्जाम जाके देना है बीएसटी का, तो बिजनेस स्टडी का जो एग्जाम है वो 17 को है। और 18 को फिर स्टैटिस्टिक्स और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन,
ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वेरियस सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, तो क्या ये सारे सब्जेक्ट में यदि आप देखेंगे ना ऐसे करके, आप यदि नोटिस को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपने एडमिट कार्ड को निकालिए और देखिए वहां से कि कौन सा सब्जेक्ट किस डेट में आपको जाके देना है। आपका फ्रेंड किस डेट में देने जा रहा है एग्जाम, इस पे मत रहिएगा। हो सकता है कि आप और आपका फ्रेंड दोनों जो है ना कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो डेट अलग अलग हो जाएगा ना। तो आप लोग इतना कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मेरा दोस्त देने जा रहा है एग्जाम तो मुझे भी जाना होगा देने के लिए। नहीं, आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप कैसे देंगे। अलग अलग स्कूल में अलग अलग जो है ना ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाता है। कुछ स्कूल में मैथ्स दे दिया जाता है, कुछ स्कूल में इकोनॉमिक्स होता है, कुछ स्कूल में आपका एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। तो इस सब्जेक्ट में कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना वो परफेक्ट बताएगा कि आप कौन से डेट में कौन सा एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो इस चीज पे हमेशा याद रखें कि आप जो है अपने एडमिट कार्ड का जो डेट है उसको आप फोकस करेंगे। अब चलिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं कि जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। आपका एग्जाम अच्छा जाए, लेट ना हो, इसलिए आप 1 घंटा पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाइए। जहां पे भी आपका सेंटर है, सपोज 10 बजे से एग्जाम है आपका, सपोज नहीं ऑलरेडी है 10 बजे से एग्जाम है, 9 बजे आपको सेंटर पहुंचना है। 9 बजे सेंटर पहुंचना है, वहां पे बैठ के रिलैक्स होके कहीं पे कुछ भी रिवाइज कर लीजिए आप, लेकिन 9 बजे अपने सेंटर के पास पहुंच जाइए। दूसरा चीज है कि जब आप अंदर चले जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो है ना तुरंत जो है ना जंप मत कर जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे लोग ना क्वेश्चन को रीडिंग नहीं करते। क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 2 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 3 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 4 नंबर कौन सा क्वेश्चन है। आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं ना उस अटेम्प्ट में यदि चॉइस है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। चॉइस में क्या होता है, कभी कभी आपको फीचर्स लिखने के लिए आता है, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आता है, कभी कभी व्हाट इज लिखने के लिए आता है, टू एडवांटेजेस लिखने के लिए आता है, और ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। और थियोरेटिकल क्वेश्चंस को आप यदि लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरा मिल जाता है, जबकि प्रैक्टिकल में हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फॉर्मेट देखा जाता है ना, उसके बाद आपका फिर प्रैक्टिकल नॉलेज कितना अच्छा है वो देखा जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यदि आपका थियोरेटिकल पोर्शन यदि अच्छा है ना तो आप जरूर थियोरेटिकल ही अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिकल को थोड़ा सा साइड में रख लीजिए। आता है आपको प्रैक्टिकल, फिर भी मैं कह रहा हूं कि यदि थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर यदि आप दे सकते हैं, यदि ऑप्शन में है, चॉइस में है, तो आप वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन लिखना है कौन सा क्वेश्चन नहीं लिखना है इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चों का मार्क्स केवल ना इसीलिए कम आता है क्योंकि घर में आने के बाद वो पछताता है। तो घर में आने के बाद पछताइए मत। 15 मिनट आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप पहले पेपर को ना ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पहले उस पर फोकस कीजिए। 15 मिनट जो आपको दिया गया है वो केवल इसलिए दिया गया है कि पेपर को पढ़ के ना आप अच्छा रिजल्ट कर सके। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन ही बहुत बच्चे लोग को क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते है ना। पैसेंस रखिए, 3 घंटा इनफ टाइम होता है, और उस 3 घंटे में कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे इस चीज को ध्यान में रखिए। चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बच्चे लोग ऐसे करते हैं ना, थ्योरी जो लिख के आते हैं उसका मन सेटिस्फाई नहीं होता है। अब वो घर में आके पछताते कह रहे यार मैं बीएसटी में ये क्वेश्चन लिखता तो मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलता, मैं इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलता। यही गलती आप लोग मत कीजिए, क्योंकि यहां से ना 10-15 मार्क्स आपका कम जाएगा यदि आपने 15 मिनट को ना क्वेश्चन रीडिंग करने में नहीं दिया तो। क्योंकि आप क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सबके लिए तो सेम नहीं हो सकता। आपका बगल वाला दोस्त कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, आपका पीछे वाला आगे वाला कोई और अटेम्प्ट करेगा, लेकिन आपको फोकस करना है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर देने में परफेक्शन आपका ज्यादा है। जिसमें परफेक्शन आपका ज्यादा होगा आप वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गया कि एक सेंटर में एक पहले, एक तो सेंटर में आप 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। दूसरा 15 मिनट जो आपको अलॉट किया गया है क्वेश्चन रीडिंग करने में, प्रॉपर क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए। दूसरा चीज है आपका पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, कैलकुलेटर। जो एग्जाम देने के लिए जो जो चीज चाहिए वो आपके पास यदि नहीं है तो समझिए कि आप कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। सपोज कोई डॉक्टर यदि ऑपरेशन करके यदि सोचे ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे और ना चीर फाड़ कर दिया और उसके बाद सोचे जा सिलाई करने के लिए तो मेरे पास सूता ही नहीं है, और फिर दुकान भेजेगा उसको खरीदने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम के दिन में ऐसे ही होता है, बहुत सारे बच्चे लोग ना अपना स्केल नहीं रखते हैं, अपना पेंसिल नहीं रखते हैं, अपना इरेजर नहीं रखते, अपना शार्पनर नहीं रखते, मल्टीपल पेन्स नहीं रखते हैं, कैलकुलेटर नहीं रखते हैं, और इसका डिमेरिट्स क्या होता है, साइकोलॉजी पे होता है। बार बार आप
तो पेंसिल मांगेंगे, बार-बार स्केल मांगेंगे, बार-बार कैलकुलेटर मांगेंगे, कैलकुलेटर के लिए इंतजार करेंगे, तब तक आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा। इतना फ्रिकल माइंड है ना कि आप फोकस ही नहीं कर पाएँगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। दूसरा, तो ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है ना कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए भाई। देखो क्वेश्चन पेपर आप लिख रहे हैं ना, जो आंसर राइटिंग जो सीट है आपका, उसमें प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। प्रेजेंटेशन पे यदि ध्यान नहीं देंगे, आपकी राइटिंग खराब हो सकता है, मैं मान लेता हूँ। सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, किसी का राइटिंग खराब होता है, बहुत छोटा-छोटा लिखता है या बहुत बड़ा-बड़ा लिखता है। तो देखिए वहाँ पे आपको फोकस किस चीज़ पे करना होगा? आपको फोकस करना होगा प्रेजेंटेशन पे, है ना? प्रेजेंटेशन कैसे? हर आंसर को कंप्लीट करने के बाद एक सफिशिएंट स्पेस छोड़ दीजिए। एकदम बिल्कुल सटा-सटा के मत लिखिए। लाइन के बीच में गैप रखिए, है ना? वर्ड के बीच में गैप रखिए। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। देखो बोर्ड का पेपर जो होता है ना, बड़ा चौड़ा जैसा पेपर होता है ना? आप एक लाइन में लिखेंगे ना, कम से कम 15 से 12, 13, 14 वर्ड लिखाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ना कि आप एक लाइन में ना 6, 5, 6 वर्ड ही 7 वर्ड लिखिए। इतना मार्जिन छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में, बॉटम में आप मार्जिन छोड़ के ना एकदम छोटा पेज बनाइए। छोटा पेज बोले तो A4 साइज पेपर देखे ना, उतने ही चौड़ा में उसको थोड़ा और छोटा बनाइए। और जितना छोटा-छोटा फोकस होगा ना आपका आंसर टीचर को चेक करने में, उतना ही अच्छा लगेगा। तो एकदम बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स बनाइए और उसमें अपना आंसर डालिए। समझे? स्क्वायर बॉक्स बनाइए और उसमें आंसर डालिए। मान के चलिए एक आंसर लिख रहे हैं और इतना छोटा स्क्वायर बॉक्स बना दीजिए और इस स्क्वायर बॉक्स को अच्छे से प्रेजेंटेशन करके ना उसमें लिखिए। दूसरा चीज़ है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली डालिए और तो आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। बहुत लोग ना क्वेश्चन लिखने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए लेकिन क्वेश्चन लिखिए मत, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए उसमें। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स। दूसरा है कि क्लास में आपका क्या होगा कि 3 घंटा से पहले ही बच्चा लोग ना एग्जाम का पेपर सबमिट करके निकलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? आपका फोकस होना चाहिए कि जितना 3 घंटा अलॉट किया गया, 3 घंटा तक आप अपना पेपर को ना खुद चेक कर लीजिए। कहाँ पे प्रेजेंटेशन में गलती हो रहा है, कहाँ पे रूल करना भूल गए, किस वर्ड को हाईलाइट करना है ना? यदि आपके पास समय बच जाता है ना, तो थोड़ा एक आर्टिस्टिक व्यू रखिए अपने पेपर में और प्रेजेंटेशन को दिखाइए। तो जैसे ही आपका सपोज आधा घंटा या 15 मिनट भी समय आपके पास यदि बच जाता है एक्स्ट्रा 3 घंटा समय में, तो आप ना 15 मिनट में ना अपने पेपर को ना एक प्रेजेंटेबल आंसर शीट बनाइए कि टीचर यदि चेक करेगा ना तो दिल खुश हो जाए उसका। वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड को जो आप लिखे हैं, जो कि टीचर पढ़ने के बाद मार्क्स दे, मतलब टीचर का फोकस अच्छा है, बच्चा ये पॉइंट लिखा है। तो ऐसे करके ना आप पॉइंट को ध्यान में रखिए। बकवास का चीज करके कोई फायदा नहीं है ना? बकवास मत कीजिएगा पेपर में। जो वो मैं कह रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना, मतलब इंपॉर्टेंट चीज पे ही फोकस करें। सबको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है ना? और स्क्वायर बॉक्स बनाने की कोशिश कोशिश कीजिए। हर आंसर देखिए, आपका पेज का जो कॉस्ट है उसको तो आपको नहीं देना है, पेज का कॉस्ट तो गवर्नमेंट दे रहा है। तो आपको ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाने में क्या दिक्कत है? प्रेजेंटेशन स्क्वायर बॉक्स बनाइए और उसमें अपना आंसर डालिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी थ्योरेटिकल पेपर जैसे इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, बीएसटी लिख रहे हैं, तो स्क्वायर बॉक्स बना बना के लिखिए ना। हाँ? और एक काम और होता है, एक होता है ना टेक्सचुअल आंसर होता है, जो पैराग्राफ में लिख दिए और तो उस पैराग्राफ वाले जो आंसर होते हैं ना, उसपे कभी-कभी पॉइंट्स होता है। उस पॉइंट को ध्यान में रख के आप लिख रहे हैं। जैसे एडवांटेजेस लिख रहे हैं तो एडवांटेजेस हेडिंग बना दीजिए, डिसएडवांटेज लिख रहे हैं डिसएडवांटेजेस का हेडिंग बना दीजिए और उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन कीजिए, ठीक है? तो ये छोटा-सा मेरा सजेशन था वेस्ट बंगाल बोर्ड के एचएस स्टूडेंट के लिए, जो लोग अभी आप देने जा रहे हैं एग्जाम। पेपर को कुछ चीजों को कुछ रूल्स बनाइए अपने, जो एग्जाम में जाके आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? वाटर बोतल अपने पास रखिए, ज्यादा पानी मत पीजिए, एक घूंट पीजिए, 1 सिप 2 सिप, नहीं तो टॉयलेट लग जाएगा, समय बर्बाद होगा। और पेपर को अच्छे से आप सॉल्व कीजिए, है ना? दूसरे को मत देखिए, डायरेक्ट माने डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए आप दूसरे को देख के कि क्या एक्टिविटीज कर रहा है। आप देखेंगे ना कि क्लास में कुछ बच्चे जो होंगे ना वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे आपका, टीचर के साथ में आर्ग्यूमेंट करके, टीचर के साथ में बार बार पेपर मांग के या दोस्तों के साथ में इधर उधर कुछ करके। तो डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए, क्योंकि आपका माइंड में सोचने की जो क्षमता है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप जो लिख रहे होंगे भूल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा फोकस अपने पेपर पे हो, ठीक है? तो ये छोटा सा सजेशन था। यदि ये छोटा सजेशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं छोटे-छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपका समय जा रहा है, मेरा मेहनत जा रहा है, ठीक है? तो आप अपना समय देंगे तो मेरा मेहनत क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आप जाके मेरे चैनल पे अकाउंटेंसी का मैं जो भी वीडियो डाला हूँ, छोटे-छोटे वीडियो, लेंथी वीडियो, आप उसको जाके देखिए। आई होप आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।